कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 से जो पेपर होने वाला है, तो आज हम उसी का सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो आपका पेपर 20 जनवरी 2023 में हुआ था। क्योंकि आप हर सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर साथ में चलिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम आपका 10 से 5 नंबर क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर सब्जेक्ट में। 5 सब्जेक्ट है तो 5 में 10 में मान लीजिए 50 नंबर तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होंगे। और कुछ क्वेश्चन जैसे आप नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपका पासिंग नंबर बिल्कुल आपको आसान तरीके से मिल जाएगा। क्योंकि इस पेपर में सिर्फ क्वालिफाई ज़रूरी है, आपका चाहे जितना भी नंबर आए। आप सुपर टेट में बैठने के लिए या सी टेट हो या यूपी टेट का क्वालिफाई नंबर होना ज़रूरी है। अगर सी टेट पास करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेकर चलिएगा। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शकल या स्थूल मोटर कौशल, या जिसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं, इसका एक उदाहरण है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थूल मोटर कौशल और जिसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं या फाइन मोटर में क्या डिफरेंस है। स्थूल मतलब ये होता है, ग्रॉस मतलब हो गया आपका स्थूल मोटर, और फाइन मतलब हो गया आपका सूक्ष्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो इसके हम बारे में समझते हैं। जिसको हम ग्रॉस मोटर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका दे यूज द लार्ज मसल इन द बॉडी। मतलब इस जो सूक्ष्म, ये आपका स्थूल जो मोटर कौशल, इसमें क्या यूज होगा आपका, तो बड़े जितने मसल्स हैं हमारे, उसका प्रयोग होता है। जैसे कि आर्म्स, लेग्स, जैसे उंगली और ये आप जिसको बोल सकते हैं कि जिसको घुटने के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना या कूदना, ये हमारा क्या होगा आपका जी, कूदना क्या हमारा, ये आपका हो गया आपका स्थूल, जिसको हम ग्रॉस मोटर बोल रहे हैं। साइकिलिंग करना, ये सब क्या होगा, ग्रॉस मोटर। इसमें सबसे चीज़ें क्या होती है, इसमें बड़ी मसल्स का प्रयोग हो, जैसे लेग्स का प्रयोग हो रहा है इसमें, तो क्या हो गया हमारा, ये आपका ग्रॉस मोटर हो गया, जिसको हम स्थूल या सकल मोटर कौशल बोल रहे हैं। साइकिलिंग करना क्या है हमारा, ये ग्रॉस मोटर है आपका। मतलब इसमें लार्ज मसल्स का प्रयोग हो रहा है, मतलब बड़ी मसल्स का प्रयोग करना क्या हमारा ग्रॉस मोटर है। फाइन मोटर में क्या होता है, द यूज द स्मॉल मसल्स इन द बॉडी। इसमें छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होगा, छोटी मसल्स का प्रयोग होगा, जैसे कि लिखना, पढ़ना, ड्राइंग करना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब क्या हमारा, ये हमारा सब फाइन मोटर। जैसे कि बच्चा पेंटिंग कर रहा है तो ये हैंड से पेंटिंग कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका फाइन मोटर हो गया। लिखना क्या हमारा, फाइन मोटर। इसको सूक्ष्म गति कौशल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे कि हम उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, या उंगली या अंगूठे के जो जरिए हम उठाते हैं, तो छोटी मसल्स का प्रयोग किया हमने। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, अगर हम रेत में अपना पैर डालते हैं तो उसमें उंगलियों को सर्कली, मतलब उंगली जो घुमाते हैं, वो क्या यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो छोटी मसल्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका कौन सा होगा क्वेश्चन, आप बताएंगे कि सूक्ष्म गति कौशल का प्रयोग हम कर रहे हैं, मतलब फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग कर रहे हैं। घुटने के बल चलना, जैसे बच्चा क्या है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो घुटने के बल चलते हैं, तो क्या करते हैं आपका, वो आपका स्थूल गति कौशल का प्रयोग, मतलब बड़ी मसल्स का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, खड़े होकर चलना, बच्चे जब छोटे से बड़े होते हैं तो बिल्कुल खड़े होकर चलना कोशिश करते हैं, जैसे लड़खड़ाते हैं लेकिन पैरों पर चलते हैं, वो आपका क्या करते हैं, वो आपका क्या होगा, आपका स्थूल गति कौशल, जिसको हम बड़ी मसल से बोल रहे हैं। दौड़ना, कूदना, ये बच्ची रस्सी कूद रही है तो क्या कर रही है, आपका ग्रॉस मोटर गति कौशल का कर रही है काम। ठीक है, जिसने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सकल या स्थूल मोटर कौशल का एक उदाहरण है। फुटबॉल को किक करना, मतलब ये कौन सा हो जाएगा आपका, फुटबॉल का किक करना का मतलब क्या हो गया हमारा, ये हम फुटबॉल को किससे किक कर रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है बी सुई में पिरोना, सी है आपका लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, ठीक, डी है आपका ट्रेड में बीड लगाना, मतलब आपका फुटबॉल से किक करना, ये क्या हो गया आपका ऑप्शन राइट ए, मतलब बड़ी मसल्स का प्रयोग किया किसके लिए, फुटबॉल के लिए। सुई पिरोना, मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये तो फाइन मोटर हो गया, सूक्ष्म गति कौशल हो गया। लिखने के लिए, ये आपका लिखना क्या हमारा, फाइन मोटर हो गया। ट्रेड में बीड लगाना, ये क्या छोटी मसल्स का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये तीनों हमारा क्या हो गया, आपका फाइन मोटर का हो गया। और फुटबॉल को किक करना क्या होगा हमारे लिए, आपका ये ग्रॉस मोटर का, हम ग्रॉस मोटर स्किल्स का प्रयोग किया, मतलब बड़ी मसल्स का प्रयोग किया किसके लिए, फुटबॉल के लिए। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा कि किसी चीज़ में हम बड़ी मसल्स का प्रयोग करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, स्थूल गति मसल या सूक्ष्म ये ग्रॉस मोटर स्किल्स का प्रयोग कर रहे हैं। किस चीज़ के, जैसे पेंटिंग है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, सुई में धागे सुई लगाना, कढ़ाई बुनाई करना, ये सब क्या हमारा, ये हमारा हो जाएगा फाइन मोटर। तो बस इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ग्रॉस मोटर में बड़ी मसल्स का प्रयोग करते हैं, दे यूज द लार्ज मसल्स, और फाइन मोटर में क्या करते हैं, दे यूज द स्मॉल मसल्स इन द बॉडी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं क्या है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है। ऑप्शन है ए। तो पहले सबसे चीज़ हम समझते हैं कि शीर्षगामी का मतलब हमारा क्या हो गया। शीर्षगामी का मतलब ये होगा कि विकास, शीर्षगामी का मतलब ये होगा सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ होना विकास, वो क्या होगा हमारा शीर्षगामी का सिद्धांत है। अब इसको हम समझते हैं कि कौन सा है। ऑप्शन है ए, विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। ऑप्शन बी है, विकास अनिरंतर होता है। ऑप्शन सी, विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन डी है कि विकास केंद्र से बाएं तरफ होता है। तो इसका आपका राइट कौन सा होगा आंसर, आप इसे जरा समझिए और बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका, शीर्षगामी का मतलब क्या हो, सिर से पैर की तरफ, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर आपका। इसमें सिर से पैर की तरफ विकास हो रहा, ये आपका हो जाएगा शिरोद्मुखी, या इसको आप शीर्षगामी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। केंद्र से बाहर की तरफ जो विकास होता है उसको क्या कहते हैं, आपको हम उसको समीप दूरस्थ सिद्धांत कहते हैं। मतलब ये केंद्र है आपका, तो केंद्र से क्या हुआ आपका पैर की तरफ विकास हुआ, हाथ से मतलब केंद्र से बाहर की ओर विकास होना, इसको हम क्या कहेंगे, तो समीप दूरस्थ सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता हो वो विकास आपका कौन सा हो जाएगा, समीप दूरस्थ विकास हो जाएगा। और शीर्ष से पैर तरफ शिरोद्मुखी या शीर्षगामी विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अभिकथन और कारण। आपके हर सेट में अभिकथन और कारण से कम हर सेट में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आपके हैं, इसीलिए बिल्कुल आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर को टिक लगाइएगा। अभिकथन दिया है कि विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण के प्राथमिक कारक है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कि ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें क्या है आपका, इसने दिया है आर दिया कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण के प्राथमिक कारक नहीं है। ये आपका कौन सा कारक हो जाएगा, आपका ये द्वितीयक कारक हो जाएगा। समाजीकरण जो धार्मिक संस्थाएं जो होती है हमारी, ये कौन सी कारक होगी, द्वितीयक कारक होगी। आपका विद्यालय बच्चे समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब धार्मिक संस्थाएं द्वितीयक कारक होती तो ये भी सही होता, लेकिन प्राथमिक कारण दिया तो प्राथमिक कारण हमारा कौन कौन सा होता है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही लेकिन आर गलत है। अब देखते हैं कि प्राथमिक कारक में कौन कौन सा आता है हमारा। तो प्राथमिक कारक में हमारा आएगा परिवार, कौन कौन सा आएगा, परिवार होगा, पास पड़ोस होगा, और कौन आ जाएगा, मित्र समूह आ जाएंगे। मित्र समूह या रिश्तेदार जितने हो गए हमारे रिश्ते, वो सब क्या हमारा प्राथमिक कारण है। द्वितीयक कारक कौन कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, द्वितीयक कारक हो जाएगा हमारा विद्यालय, सेकेंड है मीडिया, थर्ड है आपका धार्मिक संस्था, और पत्र पत्रिकाएं। ये सब क्या हमारा, ये द्वितीय कारक है। लेकिन प्राथमिक कारक क्या हमारा, परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गए, मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गए, ये सब क्या हमारे प्राथमिक है। और धार्मिक संस्थाएं क्या हमारी, ये द्वितीयक है। लेकिन यहाँ पे दिया गलत इसने, इसीलिए आपका ए सही होगा और आर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसने कहा है कि बच्चे इसमें जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल में सक्षम हो जाते हैं। मतलब आपका ये कौन सा एज होगा जब बच्चा तर्क करने लगेगा, तो ये अवस्था कौन सी होगी, आपकी 12 वर्ष से अधिक की अवस्था, जिसको हम 11 से 15 वर्ष की अवस्था हम जिसको बोलते हैं, वो कौन सा आपका औपचारिक अवस्था होगी। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। आपका संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, तार्किक करना शुरू करता है। इसमें बच्चा आपका प्रतीकात्मक सिद्धांत का वो होता है, और इसमें बच्चा क्या करता है, आपका जीवाद की या अनुकरण या इंद्रिय गामक की अवस्था होती है। आपकी 0 से 2 वर्ष की इंद्रिय गामक की अवस्था होती है। ये अवस्था आपकी प्रतीकात्मक अवस्था होती है, और इस अवस्था में बच्चा तार्किक करना शुरू करता है, और इसमें क्या करता है बच्चा, आपका जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करना सक्षम हो जाता है। तो आपका राइट होगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब,
बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे के शब्दावली में प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अनुसरण, बी समायोजन, सी आपका समावेशन, डी मौखिकीकरण। तो इसका राइट होगा आंसर आपका, उसने क्या किया है कि अपनी मानसिक संरचना स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं, मतलब किसी नई जानकारी का सामना करते हैं। तो नई जानकारी सामना किस में करें, हम क्या करते हैं, जो नई जो होती है हमारा जानकारी, उसके हम सामना कैसे करते हैं, उसको हम करते हैं क्या आपका, हम उसमें समायोजन करते हैं। इसका राइट होगा आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट होगा। समायोजन का मतलब क्या हुआ, जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय करते समझते हैं, मतलब जो हमारी समस्या, जो हमारे पास जो शिक्षा, चाहे कोई चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन उस चीज़ को हम नई चीज़ को सीखने के लिए पुरानी चीज़ में परिवर्तन करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, समायोजन हो गया। मतलब नई चीज़ को सीखने के लिए पुराने में परिवर्तन करना हमारा क्या है, समायोजन है, जिसको एक्मोडेशन हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। लेव वागोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक कैसा है? ऑप्शन है ए, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बी है बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, ऑप्शन सी बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है, ऑप्शन डी बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। राइट कौन सा होगा आंसर आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वागोस्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन है ए स्कीमा, बी सामाजिक संपर्कता, सी अनुवांशिक प्रवृत्तियां, डी अनैच्छिक सहज क्रियाएं। इसका राइट होगा आंसर आपका सामाजिक संपर्कता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक उत्तर पारंपरिक, बी है पूर्व पारंपरिक गैर पारंपरिक उत्तर पारंपरिक, सी है उत्तर पारंपरिक पारंपरिक पूर्व पारंपरिक, डी आपका पारंपरिक पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो इसका राइट कौन सा होगा आपका? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका पूर्व परंपरागत और पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। जो पूर्व पारंपरिक अवस्था नैतिक स्तर कितने अवस्था की होती? ये 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होती है। पारंपरिक अवस्था में कितने वर्ष की होती है? 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। और उत्तर कितने वर्ष की होती है? तो उत्तर आपकी होती है 13 से 16 वर्ष की अवस्था होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होने या होनी चाहिए, कैसी? ऑप्शन है ए परीक्षाएं, बी अध्यापक, सी माता पिता, डी आपका विद्यार्थी। तो इसका कैसा होना चाहिए? हमारे विद्यार्थी शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? ऑप्शन है ए अंतः व्यक्तिक, बी है आपका भाषाई, सी शारीरिक गति संवेदी, डी दिशाई। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी भाषाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क। अभिकथन है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी है कि भाषा और सोच का विकास एक दूसरे स्वतंत्र रूप में होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी है ए सही लेकिन आर गलत है। डी आपका है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ए सही लेकिन आर गलत है, क्योंकि इसने कहा है कि भाषा और विकास एक दूसरे स्वतंत्र होते हैं, जबकि ये बात दूसरा गलत है। एक दूसरे क्या होते हैं? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, पूरक होते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।
स्वतंत्र नहीं होते। भाषा और सोच क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन एक दूसरे स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए आपका आर गलत हो गया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो उसे दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए लैंगिक समता, बी है आपका लैंगिक असमता समानता, सी है लैंगिक स्थिरता, डी लैंगिक रूढ़िवादिता। तो इसका राइट होगा आपका लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? ऑप्शन ए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, बी विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, सी एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, डी अभिसारी चिंतन के नतीजे में। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, विकास प्रक्रिया एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, बी मूल्यांकन सतत होना चाहिए, सी मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा होना चाहिए, डी आपका विद्यार्थी द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। इसका राइट है आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को रचनात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? ए आपका नाम क्या है, बी आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो, सी आप कहाँ रहते हैं, डी भारत को आज़ादी कब मिली। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आप अपने शहर में प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। आपका ये क्या है, आपके समस्या समाधान के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। एक तरह का रचनात्मक है कि आप किस तरह से अपने शहर को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? ए उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, बी उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, सी उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए, डी उसे दूसरे समूह के विद्यार्थी द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर समझना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि स्वाधीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें समानता या सामर्थ्य होता है। ऑप्शन ए बारीक जानकारी पर ध्यान देने, बी प्रभावशाली संप्रेषण, सी संज्ञानात्मक नम्यता, डी सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए बारीक जानकारी पर ध्यान देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? ऑप्शन ए गुणज वैकल्य, बी लेखन वैकल्य, सी वाचन वैकल्य, डी गति समन्वय वैकल्य। तो आप इसने दिया है कि अक्षरों और शब्दों को पढ़ने में, तब पढ़ने में होती है आपका हो जाएगा क्या, डिलेक्सिया, जिसको हम वाचन वैकल्य बोलते हैं। वाचन वैकल्य होता है। गुणज क्या होगा आपका, तो जिसको हम डिस्कैलकुलिया बोलते हैं वो आपका क्या गुणज हो जाएगा। लेखन क्या डिस्ग्राफिया को हम बोलते हैं। डिसलेक्सिया क्या आपका वाचन वैकल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है? ऑप्शन ए है स्पर्शनीय चित्र, बी हस्तलिखित नोट्स, सी ऑडियो टेप का व्याख्यान, बी बैल या उभारशील बेल, जिसको हम बोलते हैं बैल नहीं बेल है ये, ब्रेल लिपि जिसको हम बोलते हैं, ब्रेल लिपि या उभारशील किताबें। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हस्तलिखित नोट। क्या है आपका, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बाधा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, जिसको ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? ए उच्च एकाग्रता, बी आवेगशीलता, सी कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता संगठन,
डी लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्य क्षेत्र के व्यवस्थित संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। अब तक 3 अभिकथन और तर्क आ गए, ये तीसरा है। तो अभिकथन दिया कि सार्थक सीखने के लिए ज्ञान का निर्माण हेतु छात्रों को सक्रिय रूप से पर्याप्त अवसर एवं उदाहरण प्रदान किया जाना चाहिए। तर्क है आर, सीखना ज्ञान का निष्क्रिय अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है। इसका राइट होगा आंसर ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही लेकिन आर गलत। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। इसका राइट होगा आंसर आपका ए सही लेकिन आर गलत है। इसने कहा कि सीखना ज्ञान का निष्क्रिय अधिग्रहण एक प्रक्रिया है, जबकि ये गलत है। क्या है? सीखना क्या है? ज्ञान का सक्रिय अधिग्रहण है, निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय अधिग्रहण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? ए, बहुत अमूर्त और जटिल। बी, असंबंधित खंडों में प्रस्तुति। सी, विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश संबंधित। डी, अति आसान और अत्यधिक सरल होना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? ए, अनुभवात्मक शिक्षा। बी, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। सी, समावेशी दर्शन। डी है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का विफलता का योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? ए, स्व पहल अन्वेषण। बी, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी। सी, खोजी अधिगम। डी, निष्क्रिय अनुसरण। तो इसका राइट होगा आंसर आपका निष्क्रिय अनुसरण, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से कौन सा बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? ए, प्रकार्यात्मक स्थिरता। बी, अभिसारी चिंतन। सी, अभिसारी चिंतन। डी, आत्म केंद्रितता। तो इसका राइट होगा आंसर आपका सी, अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापिका को किस प्रकार निपटना चाहिए? ए है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत और त्रुटिपूर्ण होती हैं। बी, उन्हें ठीक तरह समझना चाहिए, वे अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। सी, उनसे कठोरता से निपटना चाहिए क्योंकि अत्यधिक तर्कहीन चिंतन का परिणाम है। डी, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, उन्हें ठीक तरह समझना जाना चाहिए कि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विद्यार्थियों में निम्न में से क्या महसूस करें कि वह यह विश्वास करने लगे कि उन्हें प्रयासों का कार्य के परिणाम कोई असर नहीं पड़ेगा? ऑप्शन है ए, अधिगम अशक्तता या असाध्यता। बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। सी, गौरव। डी, राहत। तो इसका राइट होगा आंसर आपका अधिगम अशक्तता या असाध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना। बी, नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना। सी, सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना। डी, दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ज्ञान प्राप्त करने की चर्चा में भाग लेना क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में से किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? ए, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। बी, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। सी, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। डी, परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा देना चाहिए? ए, अभिसंज्ञान। बी, चिंतन। सी, सृजनात्मकता। डी, अधीनता उन्मुखी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका अधीनता उन्मुखी में क्या है आपका
कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अधीनता उन्मुखी को। आज की सेट का वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।